हेलो एवरीवन, डेली पीसीएस जीके के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। तो शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से। हमने आपसे पूछा था हेपेटाइटिस बी के बारे में सत्य कथन का चुनाव कीजिए। आपके ऑप्शंस थे ए, ये एक वायरल संक्रमण है जो लीवर की बीमारी का कारण बन सकता है। बी, हेपेटाइटिस बी से संक्रमित कुछ लोग कई वर्षों तक लक्षण नहीं दिखाते हैं। सी, वैश्विक स्तर पर हेपेटाइटिस बी और सी वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या एचआईवी संक्रमित लोगों की तुलना में कई गुना अधिक है। या फिर डी, उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन डी। दरअसल बीती 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने का मकसद हेपेटाइटिस के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। हेपेटाइटिस के 5 रूप हैं, ए, बी, सी, डी और ई। हेपेटाइटिस बी की बात करें तो एक वायरल संक्रमण है जो लीवर की बीमारी का कारण बन सकता है। ये वायरस जन्म और प्रसव के दौरान मां से बच्चे में तथा रक्त या शरीर के अन्य तरल पदार्थों के संपर्क में आने के कारण फैलता है। ये लिवर कैंसर का प्राथमिक कारण है। वैक्सीन द्वारा हेपेटाइटिस बी की रोकथाम की जा सकती है, जो कि एक सुरक्षित और प्रभावी उपाय है। हेपेटाइटिस बी से संक्रमित कुछ लोग कई वर्षों तक लक्षण नहीं दिखाते हैं। वैश्विक स्तर पर हेपेटाइटिस बी और सी वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या एचआईवी संक्रमित लोगों की तुलना में कई गुना अधिक है। इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है। WHO द्वारा हेपेटाइटिस को वर्ष 2030 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध डीबी शेकटकर समिति से है? ए, एमएसएमई के लिए ऋण सुविधा बढ़ाने हेतु सुझाव। बी, सशस्त्र बलों की युद्धक क्षमता बढ़ाने हेतु सुझाव। सी, वित्तीय समावेशन की रणनीति निर्माण से। या फिर डी, बैड बैंक निर्माण हेतु सुझाव से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में रक्षा मंत्री ने सशस्त्र बलों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए तीनों सेनाओं के संयुक्त थिएटर कमांड यानी जॉइंट थिएटर कमांड्स की स्थापना की घोषणा की है। शेकटकर समिति ने 3 एकीकृत थिएटर कमांड यानी उत्तरी चीन सीमा के लिए, पश्चिमी पाकिस्तान सीमा के लिए और दक्षिणी समुद्री सीमा के लिए बनाने की सिफारिश की थी। रक्षा मंत्रालय द्वारा सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल डी.बी. शेकटकर की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने सशस्त्र बलों की युद्धक क्षमता बढ़ाने और रक्षा व्यय को पुनः संतुलित करने हेतु उपायों की सिफारिश करने के लिए दिसंबर 2016 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंटार्कटिक संधि का मूल हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं है? ए, ऑस्ट्रेलिया, बी, जापान, सी, भारत या फिर डी, न्यूजीलैंड। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। दरअसल हाल ही में अंटार्कटिक संधि के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में अपने दायित्व के तहत भारत ने भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022 लोकसभा में पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य भारत द्वारा अंटार्कटिक पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की रक्षा के लिए उपाय करना है। अंटार्कटिक संधि की बात करें तो 1 दिसंबर 1959 को वॉशिंगटन में 12 देशों द्वारा इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इन 12 मूल हस्ताक्षरकर्ता देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। ये संधि 1961 में लागू हुई थी और मौजूदा समय में इसमें 54 देश शामिल हैं। भारत वर्ष 1983 में इस संधि का सदस्य बना। इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर है। इसका मुख्यालय अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में स्थित है। इस संधि के तहत अंटार्कटिका का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वदेश दर्शन योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की पहल है? पर्यटन मंत्रालय, कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय या फिर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, पर्यटन मंत्रालय। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना का दूसरा संस्करण स्वदेश दर्शन योजना 2.0 नाम से शुरू किया है। स्वदेश दर्शन योजना की बात करें तो इसे पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 में देश में थीम बेस्ड पर्यटन परिपथ विकसित करने के लिए शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य गंतव्यों पर स्थायी बुनियादी ढांचा विकसित करना है। ये योजना 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित है। इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर है। इसे थीम आधारित पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के तहत 15 थीम बेस्ड सर्किटों की पहचान की गई है। इनमें शामिल हैं बौद्ध सर्किट, तटीय सर्किट, डेजर्ट सर्किट, इको सर्किट, हेरिटेज सर्किट, हिमालयन सर्किट, कृष्णा सर्किट,
नॉर्थ ईस्ट सर्किट, रामायण सर्किट, ग्रामीण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी सर्किट, तीर्थंकर सर्किट, जनजातीय सर्किट और वन्यजीव सर्किट। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र यानी CSE को अधिदेश प्राप्त है संवैधानिक संगठन, वैधानिक संगठन, कार्यकारी आदेश द्वारा निर्मित या फिर गैर लाभकारी अनुसंधान संगठन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, गैर लाभकारी अनुसंधान संगठन। हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE ने द स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022 जारी की है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की बात करें तो नई दिल्ली में स्थित ये एक गैर लाभकारी सार्वजनिक हित अनुसंधान संगठन है, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी और ये संगठन भारत में पर्यावरण, खराब नियोजन, जलवायु परिवर्तन और पहले से मौजूद नीतियों के बेहतर कार्यान्वयन आदि से जुड़े मुद्दों को उठाता है। वर्ष 2018 में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट को शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा मोढेरा सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में या फिर छत्तीसगढ़ में? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात। दरअसल हाल ही में अहमदाबाद रेलवे स्टेशन को मोढेरा सूर्य मंदिर की थीम पर विकसित करने का निर्णय लिया गया है। मोढेरा सूर्य मंदिर भारत के गुजरात के मेहसाणा जिले के मोढेरा गांव में स्थित है, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर है। ये पुष्पावती नदी के तट पर स्थित सूर्य देवता को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। इसे चालुक्य वंश के भीम प्रथम के शासनकाल के दौरान 1026-27 ईस्वी के बाद बनाया गया था। चलिए रुख करते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर और फारस की खाड़ी दोनों से अपनी सीमा साझा करता है? ए ओमान, बी यमन, सी सऊदी अरब या फिर डी संयुक्त अरब अमीरात? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सऊदी अरब। हाल ही में सऊदी अरब ने दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन के निर्माण की बात कही है। ये एक प्रदूषण मुक्त महानगर होगा जो 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलेगा। सऊदी अरब एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा लाल सागर तथा फारस की खाड़ी दोनों से लगती है, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर है। यमन अदन की खाड़ी और लाल सागर से अपनी सीमा साझा करता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा डोंगरिया कोंध किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा से, कर्नाटक से, उत्तराखंड से या फिर हिमाचल प्रदेश से? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, ओडिशा। दरअसल डोंगरिया कोंध आदिवासी ओडिशा के नियमगिरी पहाड़ियों में रहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर है। और मौजूदा समय में इस जनजाति के लोगों को आदिवासी पहाड़ों में बॉक्साइट के खनन के कारण लगातार विस्थापन का सामना करना पड़ रहा है। संवैधानिक और वैधानिक उपायों के बावजूद डोंगरिया समुदाय के लोग आज भी पिछड़ापन झेल रहे हैं। इस संदर्भ में अनुसूचित जनजाति पर नजर डालें तो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित जनजातियां वे समुदाय हैं जिन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा प्रारंभिक सार्वजनिक अधिसूचना के जरिए या संसद द्वारा किसी संशोधन अधिनियम के माध्यम से घोषित किया गया हो। गौरतलब है कि किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट करने के मानदंड संविधान में उल्लेखित नहीं हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसका संबंध संविधान की तीसरी अनुसूची से है? ऑप्शन है मूल अधिकारों के प्रावधानों से, दल बदल के प्रावधानों से, मूल कर्तव्यों में संशोधन से या फिर ग्रामीण स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने से? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मूल अधिकारों के प्रावधानों से। दरअसल संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है और इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर है। भाग 3 के तहत भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इनमें शामिल है समता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है। गौरतलब है कि मूलतः संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में शामिल था, हालांकि इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा विरुंगा नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? ए कांगो, बी दक्षिण अफ्रीका,
सी सूडान या फिर डी नाइजीरिया। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए कांगो। हाल ही में कांगो तेल निवेश के लिए नया गंतव्य बनने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए वो बड़ी मात्रा में पीटलैंड और पृथ्वी पर सबसे पुराने वर्षा वनों में से एक वर्षा वन की नीलामी कर रहा है। तेल और गैस के ये ब्लॉक विरुंगा नेशनल पार्क से लेकर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण गोरिल्ला अभयारण्य के साथ साथ उष्णकटिबंधीय पीटलैंड तक फैले हुए हैं। इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर है। ये वर्षा वन आकार में अमेजन के बाद दूसरे स्थान पर हैं, जो भारी मात्रा में कार्बन का भंडारण करते हैं। विरुंगा राष्ट्रीय उद्यान अफ्रीका का सबसे पुराना और दुनिया में दूसरा सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। चलिए अब देखते हैं आज का 10वां और अंतिम प्रश्न। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है ए 1920, बी 1923, सी 1928 या फिर डी 1933। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1923। गांधी जी द्वारा फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त कर देने के कारण राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव कम होने लगा था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1923 में चुनाव होने थे और जनवरी 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में स्वराज दल की स्थापना की गई थी। इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। ये दल चुनावों में भाग लेकर भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन और राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए काम कर रहा था। चितरंजन दास स्वराज दल के अध्यक्ष बने और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव बने और चुनाव के बाद स्वराज दल को केंद्रीय विधानसभा में 48 सीटें प्राप्त हुईं और मध्य भारत में उसका बहुमत रहा। चलिए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। तो प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? हमारे ऑप्शन है ए भारत में, बी ब्रिटेन में, सी ऑस्ट्रेलिया में या फिर डी दक्षिण अफ्रीका में। तो हमेशा की तरह इस प्रश्न का उत्तर भी कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद। पीसीएस परीक्षाओं के लिए राज्यों के जिलों से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के लिए टीम दृष्टि ने शुरू किया है नया कार्यक्रम जिला एक नजर में। यह कार्यक्रम हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 8 बजे दृष्टि पीसीएस चैनल पर प्रसारित होता है।